अस्सलामुअलैकुम, राइज एंड शाइन में खुशामदीद। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? नादिया को भी हमें ज्वाइन कर लेंगी, साथ ही हैं वो मेरे। असल में वो गई हुई हैं कतर, और आज हमने ये सोचा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का जो हम सेगमेंट करते हैं ना, तो हम नादिया खान को कतर से उनको ज्वाइन कराएं और उनसे ज़रा बात करें कि भाई वो क्या कर रही हैं, कहाँ पर मौजूद हैं और कैसे उनकी छुट्टियाँ गुजर रही हैं। मंडे को हमारे साथ ही होंगी। आज के शो में, अच्छा, कल के शो का फीडबैक भी आपका बहुत ज़बरदस्त आया है और मुसलसल आप ये जो फीडबैक दे रहे हैं इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है अपने शो को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। राइज एंड शाइन आप देख ही रहे हैं, मुख्तलिफ इशूज़, मुख्तलिफ टॉपिक्स हम इसमें डिस्कस करते हैं और सारी वैरायटी होती है ना इसमें। यानी एंटरटेनमेंट से मुतालिक भी बहुत सी हम बात करते हैं, लेकिन मुल्क की कुछ सीरियस नौइयत के ऐसे मामलात हैं, या फिर अवामी जो आवाज़ है वो भी हम बुलंद करते हैं। अनसंग हीरोज़ की भी हम बात करते हैं, जो हमारे यंग टैलेंट है उनको भी हमेशा हम अपने प्लेटफॉर्म पर जगह देते हैं, और जो हमें पहले दिन से देख रहे हैं वो इस बात की गवाही भी देंगे। अच्छा, आज के शो में बहुत कुछ है हमारे पास। सबसे पहले तो हम शहीद जमहूरियत, कायद अवाम, आईन पाकिस्तान, जिन्होंने पहला पाकिस्तान का आइन दिया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी बरसी आज मनाई जा रही है। 46वीं बरसी है। रोटी कपड़ा मकान का नारा उन्होंने लगाया। जो पिसा हुआ तबका है उसको उन्होंने एक आवाज़ दी। 1979 4 अप्रैल को उनको फांसी दी गई। एक कातिल का केस बनाया उस वक्त के डिक्टेटर ज़ियाउल हक ने, और उससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी अब गुज़श्ता साल ही आया, जिसमें ये वाज़ेह तौर पर बताया कि ये फैसला किसी भी सूरत ये फैसला उन मेरिट्स पर पूरा नहीं उतरता है। इसमें जो फ्री फेयर ट्रायल और एक बोगस केस था, तो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये वर्डिक्ट उनकी तरफ से आ गई है। इंतहाई अगर कहा जाए डार्केस्ट वो दिन था पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और फिर उनकी बेटी ने जैसे उनकी लेगेसी को लेकर वो आगे बढ़ी। बेनज़ीर भुट्टो शहीद, उन्होंने अपने बाबा का जो है जिस तरीके से मिशन को आगे बढ़ाया और अवाम की बात की, अवाम में हमेशा उनको पजीराई भी मिली। और फिर उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मिशन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। तो हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करेंगे, गड़ी खुदा बख्श के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाएंगे शो में आगे चलकर। फिर हम कुछ शो में बात करेंगे पॉलिटिक्स की, और क्या हो रहा है, क्या जोड़ तोड़ हो रही है ऑपोजिशन की सफ़ों में। कुछ इंतशार भी पाया जाता है, बहुत से सियासी रहनुमाओं को, ऑपोजिशन के लीडर्स को मुलाकात की इजाज़त मिल रही है। बहुत से ऐसे रहनुमा जो शिकवा कर रहे हैं कि बानी पीटीआई से उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही है। तो क्या चल रहा है हुकूमती हलकों में, क्या इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है। फिर हम ये जो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक सारिफीन को बड़ा रिलीफ दिया है, बिजली की कीमतों में कमी की है, और उन्होंने क्रेडिट लिया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मईशत मतलब बहुत ही बुरी हालत में थी और डिफ़ॉल्ट की बातें की जा रही थी, तो हमने मुल्क की मईशत को, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से न सिर्फ निकाला, बल्कि अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम आवाम को बराह रास्त अब रिलीफ भी हमने देना शुरू कर दिया है। रिफॉर्म्स हम लेके आ रहे हैं, तो इसकी हम बात करेंगे। ओवरसीज सेगमेंट में मैंने आपको बता ही दिया कि नादिया खान आपको ज्वाइन करेंगी। इसके बाद हम कुछ बात करेंगे कोरंगी क्रीक में ईद से पहले आग भड़क उठी थी, और अब ये पता नहीं चल रहा है, मुख्तलिफ इस पर आ रही हैं कि भाई ये कोई मिनरल रिसोर्स हमें मिल गया है, कोई गैस के ज़खायर हैं, ये मामला है क्या, क्योंकि अभी तक उस इलाके में आग लगी हुई है। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये आग क्यों अभी तक लगी हुई है। फिर हम ज़रा बात करेंगे कि ये जो ईद उल फितर के दौरान ख़रीदारी हुई है, इसमें वाज़े तौर पर कमी देखी गई है, तो इस कमी की वजूहात क्या हैं। शॉपिंग लोगों ने पिछले साल के मुकाबले में कम की है, तो इस पर भी बात होगी, और टूरिज़म से भी मुताल्लिक़ बात होगी कि ईद उल फितर के दौरान जो अब कंट्री साइड लोग गए हैं उससे मुताल्लिक़ भी हम बात करेंगे। तो शो में सबसे पहले हम बढ़ते हैं
गड़ी खुदा बख्श की जानिब, जहाँ पर शहीद जमहूरियत कायद अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी बनाई जा रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत वहाँ पर मौजूद है। खिताबात भी होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के जाले मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ कोनों से गड़ी खुदा बख्श में जमा हो रहे हैं। तो वहाँ पर इस वक्त मनाजिर क्या हैं? नुमाइंदा 365 न्यूज़ ने हमें ज्वाइन किया है। कहिएगा, इस वकास बाकर ने हमें ज्वाइन किया। वकास, कहिएगा क्या मनाजिर इस वक्त गड़ी खुदा बख्श में देख रहे हैं? और जलसा भी वहाँ पर होगा, खिताबात भी होंगे, कब बाकायदा तौर पर तकरीब शुरू होगी? जी बिल्कुल, 4 अप्रैल 1979 पाकिस्तान की तारीख का वो बदकिस्मत तरीन दिन है जिस दिन जमहूर की आवाज को आईन पाकिस्तान बनाने वाले, मुत्तफिक आईन देने वाले पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम को बदकिस्मती से अदालती फैसले के जरिए से कत्ल किया गया था। यकीनन पाकिस्तान के अवाम का एक जज्बाती लगाव है। पाकिस्तान तारीख और अवाम ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल को कबूल नहीं किया था और फिर 4 दहाइयों के बाद खुद अदालत ने उनके कत्ल को माना कि उनसे गलती हुई थी और जुडिशल मर्डर किया गया था। आज 4 अप्रैल 2025 को हम जब इस यहाँ पर गड़ी खुदाबख्श में मौजूद है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान का वही जोशो खरोश और वही जज्बा यहाँ पर दिखाई दे रहा है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कयाम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर आज गड़ी खुदाबख्श में जलसे आम का भी इनेकाद किया जा रहा है। मुल्क भर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के काफिले अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए। गो के जलसे आम का बाकायदा आगाज शाम 6 बजे होगा, लेकिन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद बिलखुसूस खवातीन की है जो सहराए थर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगड़, बदीन जैसे इंतहाई दूर अफ्तादा और पसमानदा इलाकों से यहाँ पर पहुंची है। जबकि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर से भी जियाले गड़ी खुदाबख्श पहुंचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी मरकजी क़यादत बशमूल गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर पंजाब, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और दीगर मरकजी कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 4 अप्रैल का जलसा इस लिहाज से भी खासा अहम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान, सिंध के अवाम और तमाम सियासी जमातों की नजरें हैं कि आज वो दरियाए सिंध पर बनाए जा रहे 6 किनाल से मुतालिक पीपल्स पार्टी के किस मौकिफ का और आइंदगी कौन सी हिकमत अमली का ऐलान करते हैं। तवक्का ये की जा रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत के और पंजाब हुकूमत के दरियाए सिंध पर बनाए जा रहे 6 किनाल्स का मंसूबा है, इस हवाले से कोई हतमी डेडलाइन देंगे और कोई हतमी फैसले का ऐलान करेंगे। ताहम हमारे ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दरियाए सिंध पर कैनाल से मुतालिक अपना देरीना मौक़िफ़ दोहराएंगे और कारकुनान को आगाह करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने 10 माह पहले दरियाए सिंध पर बनाए जा रहे इन 6 कैनाल्स की मुखालफत की थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर अवामी राब्ता मुहिम के साथ साथ दरियाए सिंध पर कैनाल बनाए जा रहे हैं, उसके हवाले से पानी की कमी और पानी की जो कोटा है आपको आवाज आ रही है मेरी, उसके हवाले से भी जो है वो बात करें। जी वकास, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले क्या कहते हैं आज के दिन से मुताल्लिक, और पीपल्स पार्टी के कौन कौन से सीनियर रहनुमा हैं, किन किन कायदीन का खिताब होगा वहां पर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो यहाँ पर आए हैं उनका यही कहना है कि उनको स्टील मिल्स का तोहफा दिया, जौहरी ताकत दी, सनती तरक्की का पहिया शुरू किया, नेशनलाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन करके अवाम को जो है वो हाकिम बनाया था। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी कायदीन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का खिताब मुतवक्के है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह आज के इस जलसे आम से खिताब करेंगे। कलीदी खिताब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा, जबकि चारों सूबों के सुदूर इस जलसे आम से खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की झेली तंजीमों के जो ओहदेदारान हैं वो भी इस आज के इस जलसे आम से खिताब करेंगे। जलसे आम का जो आज का पूरा नुक्ता आगा और बुनियादी नुक्ता और मरकजी ख्याल है वो दरियाए सिंध पर बनाए जा रहे 6 कैनाल्स और आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आबी मुआहदे के तहत सूबों को पानी की शदीद किल्लत का सामना है, ज़राई शोबा शदीद बहरान का शिकार है और पाकिस्तान की मईशत का बड़ा इन्हिसार, पाकिस्तान के अवाम का बड़ा इन्हिसार ज़राअत और ज़राई मईशत पर है। और इसी नुक्ते को लेकर आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ विफाक में नून लीग की हुकूमत है
और इस वक्त जो वज़ीर आला सिंध का ये कहना है कि विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को इस दरिया सिंध पर बनाए जा रहे 6 कैनाल से मुतालिक इस मंसूबे को वापस लेना चाहिए और कंसेंसस तक इस मंसूबे को खत्म कर देना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज का खिताब मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से होगा। तवक्को की जा रही है कि पीपल्स पार्टी सिंध के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में जलसों का ऐलान करेगी और 18 अप्रैल से जलसों का आगाज किया जाएगा, जबकि एहतजाजी तहरीक के साथ साथ मजमूई सियासी सूरत हाल और आइंदा की हिकमत अमली और लाहे अमल पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान को एतमाद में लेंगे। बहुत शुक्रिया वकास बाकर, हमें गड़ी खुदाबख्श से अपडेट कर रहे थे। बताना है कि बाकायदा तौर पर तो 6 बजे आगाज़ होगा जलसे का, लेकिन सभी मुंतज़िर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स, पीपल्स पार्टी के जियाले के बिलावल भुट्टो जरदारी क्या खिताब करते हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एक अहम मामला है पानी का जो मामला इस वक्त चल रहा है दरिया सिंध पर। कैनाल से मुताल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौक़िफ़ रख दिया है, सिंध के अवाम का मौक़िफ़ विफाक के सामने रख दिया है, लेकिन खातिर खा विफाक की तरफ से कहा तो गया है कि यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कंसर्न्स हैं आपके, उनको दूर किया जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस में लेकर ही जो कुछ किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर अपना मौक़िफ़ सामने रख रही है और इस मौक़िफ़ पर जीरो टॉलरेंस है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में एक तो ओवरऑल मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी बात होगी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिस तरीके से जैसे उन्होंने अवाम की आवाज़ उठाई, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया और उनके मिशन को बिलावल भुट्टो किस तरह आगे लेकर बढ़ेंगे, इस पर भी बात होगी। लेकिन ये पानी के मसले पर लोग मुंतज़िर हैं कि क्या वाज़े मौक़िफ़ होता है। वकास ये बता रहे हैं कि 18 अप्रैल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तहरीक भी चलाने जा रही है। तो 6 बजे आगाज़ होगा और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी का खिताब भी होगा इस सिलसिले में। तो इससे मुतालिक आपको जलसे से मुतालिक अपडेट करते ही रहेंगे। अब कुछ सियासी सूरत हाल की बात करते हैं और ये जो इक्वेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, इसमें सर्दी गर्मी तो चलती रहती है। अभी ये जो कैनाल से मुतालिक ये बड़े बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहे हैं, वफाकी हुकूमत ज़रा सी अनसेटल भी दिखाई दे रही है इसको लेकर। फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है, लग ऐसा रहा है कि वो इसकी प्लानिंग कर रहे हैं और मौलाना फजल रहमान को भी वो कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं, दीगर अपोजिशन रहनुमाओं को भी कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। लेकिन कल ये खबर आई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला KP के जो हैं अली अमीन गंडापुर, उनकी मुलाकात हुई है बानी PTI से और बानी PTI ने उन पर एतमाद का इजहार भी किया और उन्होंने उनको ये कहा है, कन्विंस किया बानी PTI को कि ये मामलात हम बेहतर करें, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया जाए। लेकिन फिर कल की खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनमें उमर अयूब है, शिबली फराज हैं, वो ये कह रहे हैं कि बानी PTI से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा, वो सियासी क़यादत हैं, अपने बानी से मिलना चाहते हैं, आगे का लाएअमल क्या होगा उससे मुतालिक बात करना चाहते हैं। तो दो तरीके की सूरत हाल है, एक तरफ कुछ लीडर्स मिल भी रहे हैं और लंबी तवील मुलाकातें भी हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लीडर्स उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तो इस तमाम सियासी सूरत हाल पर बात होगी। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर ज़िया साहब ने हमें ज्वाइन किया। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने राइज़ एंड शाइन में वक्त दिया हमें। ये कहिएगा पहले हम, क्योंकि अभी गड़ी खुदाबख्श से हमने एक बीपर भी लिया और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज बरसी मनाई जा रही है और सिलसिले में जलसा भी है। ये जो पानी की तकसीम का मामला चल रहा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, क्या आप इस मसले को मजीद सीरियस होता देख रहे हैं? ये बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि जैसे कि आपने अपने इब्तिदाई कलमात में भी बताया कि बिना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत के, उनकी मदद के जो है ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो ताज्जुब होना चाहिए कि किस तरह से इतना बड़ा इकदाम उन्होंने उसका ऐलान कर दिया, उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इत्मीनान भी नहीं लिया गया। आपको याद होगा कि एक जमाने में जो यहाँ पर सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ है, वो ये इल्जाम लगा रही थी कि जब पहला पहल इसके ऊपर इस मुआहदे की सूरत सामने आई थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना कंसेंट दिया था और वो मीटिंग की तस्वीर भी है, उसके बारे में कहा भी जाता है, दावा किया जाता है। उसके बाद लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैनाल के इशू के ऊपर, नहरों पर बड़ा एक मजबूत मौक़िफ़ अपनाया है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि जब आपको पता है कि ये हुकूमत नहीं चल सकती, तो क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपना वजन जो है उस तरह से एसेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही, एक सवालिया निशान है। क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी अपने आप को अलहदा कर देती और दो टोक अल्फाज में कहती है कि जनाब ये कैनाल का मसला जो है ये सिंध की जिंदगी और मौत का मसला है
और सिंध की नहीं, बलूचिस्तान का भी एक इशू है। और आप जाहिर है कि इतना बड़ा एनवायरमेंट चेंज नहीं ला सकते। सतलुज को आपने भारत को फरोख्त कर दिया था जब आपने वर्ल्ड बैंक के तहत मुआहिदा किया था, और अब आप ये नहीं कर सकते कि किसी और दरिया का पानी निकाल कर जो है वो सतलुज को आप जो है दोबारा से वो करें, कहते हैं ना, उसमें पानी लेकर आए। फिर आपको भी पता है कि पंजाब जो ये दावा करता है कि हम अपने हिस्से का पानी देंगे, पंजाब तो पहले ही वाटर स्ट्रेस्ड है और पंजाब में पहले ही 20 से 25% जो है पानी की कमी है। तो फिर ये ताज्जुब की बात है कि वो कहाँ से पानी लाएंगे। तो बड़ी गैर हकीकी किस्म का एक मंसूबा है, और उसके ऊपर आप देखिए कि मुल्क में पहले ही हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कंट्रडिक्शन हैं, तजादात हैं, और वो तजादात बढ़ रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपना रोल फैसलाकुन अंदाज में हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अदा करना चाहिए, क्योंकि उनकी मदद के बगैर ये हुकूमत नहीं चल सकती। और अगर वो वादे दो टोक अल्फाज में कह देंगे तो हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। आप ये समझते हैं कि आज के जलसे में बड़ा इंपॉर्टेंट है ये तकरीर बिलावल भुट्टो जरदारी की जो होने जा रही है आज के जलसे में? देखिए, तकरीर तो बहुत मतलब हमेशा ही अहम होती है, लेकिन असल बात ये होती है कि उसका नतीजा क्या निकलता है। और इस तरह की बातें पीपल्स पार्टी कर्से से कर रही है, केनाल की मुखालफत कर रही है, लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास तक नहीं बुलाया है। तो यकीनन लोग अगर देखते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब क्या जो है अपना लहजा इख्तियार करते हैं, किन अल्फाज का चुनाव करते हैं, और क्या वाकई कोई डेडलाइन देंगे, नहीं देंगे, क्या वो वाकई ये कहेंगे कि जी अगर आपने केनाल पे जो अमल किया तो पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं होगी, हुकूमत को गिरवा देंगे। तो डेडलाइन क्या देंगे, यानी ये देखना होगा कि डेडलाइन क्या देता है। तो ये तो हमने इस मामले में बात की। अब आमिर साहब ये कहिएगा कि ये जो ऑपोजिशन और हुकूमत के मामला चल रहे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मुलाकात हो रही है अली अमीन गंडापुर की, और तवील मुलाकात हो रही है, आराम से उनको मिलने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ शिबली फराज कह रहे हैं कि उनको मुलाकात की इजाजत नहीं है, कोर्ट ऑर्डर्स भी हैं। तो ये क्या चल रहा है? देखिए, अमीन गंडापुर को भी कोई आराम से मिलने नहीं दिया गया था। उन्होंने काफी दिन इंतजार किया था, कई हफ्ते उसके बाद उनको मुलाकात की इजाजत मिली थी। क्योंकि मेरा अभी ईद से पहले उनसे एक इंटरव्यू किया था मैंने अमीन गंडापुर साहब को, उसमें उन्होंने पूरी तफसील बताई थी कि मैं कितने दिन से मुंतजिर बैठा हूँ इस्लामाबाद में कि मेरी मुलाकात हो, और वो मुलाकात नहीं होने दी जा रही। जाहिर है कि हुकूमत जो है पीटीआई के मामलात में जो है वो जितनी ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकती है वो कर रही है। और वो जाहिर है कभी सियासी क़यादत को नहीं मिलने देते, कभी वो इमरान खान के ऊपर जो है उनको अखबार नहीं मिलता, कभी टीवी की सहूलत दस्तयाब नहीं होती। तो ये सब कुछ हो रहा है। और अगर देखिए ना, मईशत जो है थोड़ी सी बेहतरी के आसार दिखा रही है। क्या ही अच्छा हो कि आप सियासत की डोर को भी सुलझाएं, क्या ही अच्छा हो कि जनाब इमरान लेकिन आमिर साहब इसमें सवाल इसलिए होता है ना कि कैरेट एंड स्टिक वाला गेम, तो क्योंकि देखिए जब आप अली अमीन ही मिल रहा है तो आपस में कोऑर्डिनेट करके आप 2-3 लोगों के नाम दे दें जिनको जो मिलने जा रहे हैं। मतलब ये क्यों हो रहा है? जी हाँ, जी बताइए। उसकी बात वेब साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जेलर के पास इख्तियार होता है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। आप नाम भी दे दें, कई मतलब ऐसा हुआ कि नाम की फहरिस्त जो थी वो तवील थी, और वहां सिर्फ जो है 1-2 लोगों को इजाजत मिली। तो वो जो मुलाकात का मसला है उस पर पाबंदी, उसी की वजह से आप देखते हैं कि जो बहुत अहम तरीन एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दहशतगर्दी पे, वो भी एक तरह से नाकाम हुई, क्योंकि आप लोगों ने जो है उसके ग्राउंड वर्क करने नहीं दिया था। हुकूमत ने इस बात की इजाजत नहीं दी थी कि पीटीआई की क़यादत इमरान खान से मिलकर मशवरा करे। लेकिन अली अमीन ही क्यों? देखे ना, वो उनकी तो डाउटफुल थोड़ी सी पोजीशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में, और वो ये कहते हैं कि ये तो दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो उन्हीं को क्यों इजाजत मिल रही है ऐसे मौके पर? और देखें अंदरूनी कहानी भी सामने आई कि एस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने कहा खान साहब से कि थोड़ा बेहतर करें मामलात, और फिर उन्होंने उनको टास्क भी दिया। देखिए, अमीन गंडापुर वाहिद शख्स नहीं है कि जो कह रहे हैं कि पीटीआई की और एस्टेब्लिशमेंट में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। इमरान खान की बड़ी शदीद ख्वाहिश थी है, उनकी पार्टी का ये मौकफ है कि एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन फिर आप देखें कि इस इतने बड़े ऐलान के बाद परसों ये खबरें चली कि इनको जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है बैरिस्टर साहब को और अमीन गंडापुर को। लेकिन फिर कल बैरिस्टर साहब का एक वजाहती बयान आता है, उसमें कहा कि हमें ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। तो ज़ाहिर है चीजें बहुत ही कच्ची पक्की हैं, और कभी वो अमीन गंडापुर को मिलने देते, कभी उमर अयूब को मिलने देते, कभी किसी और को करने देते, लेकिन एक सहूलत नहीं है उस तरह से ना। और लेकिन पाकिस्तान की सियासत को अगर डगर पे आना है तो पीटीआई के और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात को मामूल में आना उसकी पहली शर्त होगी। और मौलाना साहब कहाँ खड़े हैं यहाँ पर? अगर मौलाना साहब मिल जाते हैं तो क्या पीटीआई की हिकमत अमली चलेगी, या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब डिक्टेट करेंगे टर्म्स को? क्योंकि जहाँ वो होते हैं फिर तो उन्हीं के मुताबिक मामला चलते हैं ना। देखिए, इत्तेहाद में कोई किसी को डिक्टेट नहीं करता, और मौलाना वहीं खड़े जहाँ उनको खड़ा होना चाहिए, अपनी जगह पे खड़े हुए और कि वो जाए पीटीआई के साथ, ना जाए, किस हद तक जाए। पीटीआई का एक अपना मिजाज है, मौलाना का अपना मिजाज है।
तो और मैं समझता हूँ मौलाना को बहुत ज्यादा जो है मुबालगा आ रहा है कि हद तक उनके रोल को, उनके किरदार को जो है अहमियत दी जा रही है। वो जाहिर है कि एक छोटी पार्टी की सरबराह है वो, और कोई डिसाइसिव वो मेक एंड ब्रेक नहीं है। उनकी कभी तारीख नहीं रही कि उन्होंने मुखालिफ तहरीक जो है सड़कों पे चलाई हो। मुझे तो याद नहीं पड़ता, MRD में साथ थे, लेकिन उसके बाद तो हमें याद नहीं पड़ता कभी सड़क पर आए हों। छोटा मोटा मुजाहरा कर लिया उन्होंने, सिटिंग कर ली जैसे PTI के दौर में की थी, लेकिन खम ठोक के कभी भी नहीं है। बड़ा वो एक अमलियत पसंद सियासतदान है, वो किश्तियां कभी नहीं जलाते। मेरा सही। अच्छा मुझे बताएं कि वैसे तो देखें दहशतगर्दी के खिलाफ तो पूरी कौम यकज़बान है कि दहशतगर्दी ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इसको लेकर, और तमाम ही ज़ाहिर अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, बलूचिस्तान की सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? मतलब बिगड़ती सूरत हाल है, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न वहाँ की हुकूमत के लिए एटलीस्ट। बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है बहुत ही तशवीशनाक है। वहां पर हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। वहां पर हम देख रहे हैं कि जो आपकी मेन स्ट्रीम कॉम्प्रेस जमातें हैं वो नाला है, नाराज हैं, और सूबाई हुकूमत जो है वो अपना वो किरदार अदा नहीं कर पा रही, उसको करना चाहिए। उसकी मिसाल आपको मिलती है कि जब वो जो मुजाहरा किया BYC ने, उसके 11 रोज के बाद, 12 रोज के बाद जो है वो हकायक सामने लेकर आए। जो DIG में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इशारा उस तरफ है जो परसों हुई थी। जी। तो उसमें आप देखिए, उसमें तमाम हकायक बताए गए कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और वो जो एक हुकूमत के खिलाफ, रियासत के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा था, उसका भरपूर जवाब दिया गया था। लेकिन लोग सवाल करने में बजाने में कि भाई 11-12 दिन आपने इंतजार क्यों किया? ये तो कहते हैं ना बयानिया की लड़ाई है, उसके अंदर तो आपको उसी दिन या बहुत उसके अगले दिन आप जो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। तो बात ये कि इनके पास टॉकिंग हेड्स नहीं है, DIG को आके बताना पड़ा। कोई खुद एक CM बेचारे बात कर सकते हैं, फिर उनका एक आध और स्पोक्समैन है वो बात कर सकता है। तो जो सियासी महाज के ऊपर इनको लड़ना चाहिए, जो बात करनी चाहिए, वो नहीं हो रही। दूसरी बात ये होती है कि खुद काइनेटिक ऑपरेशन हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, दहशतगर्दों से निपटना जरूरी है, लेकिन साथ साथ नरमी से भी बात करने की जरूरत है, लोगों को एंगेज करने की जरूरत है। वो हमें नजर नहीं आता कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट कर पा रही है। और वो सिर्फ और सिर्फ फौज का कंधा इस्तेमाल करके जो है वो कहते जी हम छोड़ेंगे नहीं और हमने मूंछ पे दाव देकर ये करना है। बात ये होती है कि सियासतदानों की तरह बात करते हैं, जनरलों की तरह बात नहीं करते। फौज के काम ऑपरेशन कर रही है, कुर्बानियां दे रही है, वो बिल्कुल अपने कहते हैं ना डगर पर है। बात ये कि सियासतदान किस तरह से फौज की मदद कर रहे हैं, और वो मदद इसी तरह हो सकती है कि आप अक्लमंदी की बात करें, आप एक फाल किस्म का बयानिया बनाए, फौरन एक रद्देमल दे रहे हो जो कि नहीं हो रहा, जो कि तशवीश आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो एक बोझ उठाना चाहिए हमारी सियासी क़यादत को, मरकज में भी और सूबे में भी। देखिए इसका इजहार तो देखें आर्मी चीफ भी कर चुके हैं, आपको याद होगा उन्होंने कहा कि कब तक ये स्पेस जो है वो फौज भरती रहेगी, फिल करती रहेगी। तो ये सियासी जो क़यादत है उनको ये सोचना होगा, और हुकूमत को ये सोचना होगा कि अपने मामलात को बेहतर करे। अच्छा आबिर साहब देखिए, एक तो रिलीफ, मियां शहबाज शरीफ को क्रेडिट तो देंगे, आपके अवाम को इतना बड़ा रिलीफ दे दिया उन्होंने, बिजली के बिल्स में कमी हो गई है तो मईशत संभल रही है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं देखिए हमारी कोशिशें रंग लेके आ रही हैं। ज़ुहैब, जिन्होंने दुख पहुंचाया, जिन्होंने IPPs के मुआहदे किए, जिन्होंने गलत जो है कहते हैं ना सोलर पावर प्लांट्स लगाए, पॉलिसीज गलत दी, जिनकी वजह से हम लोग इस नहज पे पहुंचे, वो यही लोग हैं, यही चेहरे हैं। और अब आप खुद वो फिर उन्होंने इतराफ किया कि जी आर्मी चीफ का बड़ा किरदार है, और फिर जाहिर है कि SIFC की बैकिंग है, और बहुत ज्यादा फाल हमें पता है कि कौन किरदार अदा कर रहा है। तो जाहिर है कि एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने अपनी, और वो गलती जो थी नून लीग ने बड़ी एक तसलसल के साथ करती आ रही, और पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल था महंगे IPPs लगाने के अंदर। मगर अब इन्होंने पहली मर्तबा कितने महीने के बाद तस्करा किया, साल भर के बाद, जी बिजली चोरों से भी निपटेंगे, पहली बार तस्करा किया कि लैंड लॉसेस भी कम करेंगे। अच्छा आबिर साहब, वक्त कम है हमारे पास। देखें आज शहीद जमहूरियत की बरसी भी है, तो जमहूरियत को कहाँ आप इस वक्त देख रहे हैं? वो जो लेगेसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लेके बेनज़ीर भुट्टो चली थी, बिलावल भुट्टो भी ज़ाहिर है उसी चीज़ को टोक, कहाँ देख रहे हैं इस वक्त जमहूरियत को? कहाँ देख रहे हैं आप मुख्तसर अल्फाज में? जमहूरियत बड़ी खस्ता हाल है। हमारे यहाँ जो है आज़ादी इजहार जो है वो पीछे गई है। हमारे यहाँ जिस तरह से मुतनाज़ इलेक्शन हुआ उससे हमारी जमहूरियत को चार चांद नहीं लगे हैं। जिस तरह से इस मुल्क में कानून साजी हो रही है, घंटों में कानून साजी हो रही है, मिनटों में कानून साजी हो रही है, उससे जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत नहीं हो रहे।
सब जानते हैं कि जी क्योंकि ये जो शहबाज साहब की हुकूमत है इसने बहुत ज्यादा ग्राउंड कंसीड किया है। हमारी सियासी जमातों के अंदर अंदरूनी जमहूरियत नहीं है, वो खानदानी डायनेस्टीज की पॉलिटिक्स बनी हुई है, विरासत की मौरूसी सियासत हो रही है। तो जमहूरियत के सफर को भी बहुत आगे जाना है और उसकी इब्तिदा होगी कि जब पार्टी में पोलिटिकल सियासी जमात में खुद जमहूरियत होगी, हमारे मुल्क में इंतखाबात होंगे, हमारी आज़ादी तहरीर और तकरीर होगी, तो बहुत अभी मंजिल दूर है। और सबसे बड़ी बात यह कि जमहूरियत के सम्राट जो है आम आदमी को मिलेंगे, सिर्फ वोट नहीं होती, बात ये होती कि आपके सोशल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। हमारे यहाँ 78% जो है लिटरेसी पॉवर्टी है, एजुकेशन की पॉवर्टी। हमारे यहाँ 40% बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ का शिकार हैं। तो अगर अवाम जो है ज़बू हाल है, उनकी बुरी हालत है, कराची जैसे शहर में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या सूरत है। बिल्कुल, तो अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। आप सही कह रहे हैं कि जमहूरियत के सम्राट जब तक आम आदमी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक लोग जमहूरियत पर उस तरीके से उनका एतमाद बहाल नहीं हो। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आबिर जाज़ साहब हमारे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर अपना एनालिसिस दे रहे थे। अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जो वज़ीर आज़म ने अब कुछ मुआशी सूरत हाल की बात करेंगे ओवरऑल, क्योंकि जब से ट्रंप ने ये ऐलान किया है टैरिफ से मुताल्लिक 29% टैरिफ पाकिस्तान पर लगेगा, दीगर भी ममालिक हैं, यूरोपीय यूनियन इस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है। फिर आप देखें कनाडा के वज़ीर आज़म ने ये बात की है, इटली के वज़ीर आज़म ने बात की है, फिर अमरीका की अपनी स्टॉक मार्केट 1500 पॉइंट्स गिर गई है। बताया जा रहा है कि कोविड के बाद ये, यानी कोविड में ये सूरत हाल थी जो अब हुई है इस ऐलान के बाद, तो पूरी दुनिया में। और फिर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो कि IMF की सरबराह हैं, उनकी तरफ से भी ये बयान आया है सामने कि इस वक्त जो ओवरऑल दुनिया की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सूरत हाल में ट्रंप की तरफ से ये बयान, इस पर उन्हें दोबारा रिविजिट करना चाहिए, सोचना चाहिए और दुनिया के लिए बेहतर नहीं होगा। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के लिए कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे इस टैरिफ को लेकर भी, और ये जो वज़ीर आज़म ने रिलीफ दिया है इससे बिजनेस एक्टिविटी कितनी जनरेट होगी, ग्रोथ बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ये सब हम जानेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, राइज एंड शाइन में वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक टू राइज एंड शाइन। अब हम बात करेंगे मईशत की, इकॉनमी की, जो कि बेहतर हो रही है। हुकूमत की तरफ से ये दावा भी किया जा रहा है और वज़ीर आज़म ने घरेलू और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान भी किया है। बिजली के नर्ख में कमी के हुकूमती पैकेज के हवाले से तकरीब का एहतमाम इस्लामाबाद में हुआ और बिजली की फ़ी यूनिट औसत कीमत में 7 रुपये 41 पैसे कमी कर दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में 7 रुपये 15 पैसे कमी की गई है और औसत कीमत अब 45 रुपये 5 पैसे कम करके तकरीबन 37 रुपये अब यानी वो हो गई है कीमत। इसी के साथ साथ सनती सार्फिन के लिए, कमर्शियल सार्फिन के लिए भी बिजली की कीमत में कमी का ऐलान किया गया है। दूसरी तरफ वो जो टैरिफ के मामलात हैं जो अभी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं वो उस पर भी हम बात करेंगे। माहिर मौशियात खान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। खान साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया राइज एंड शाइन में। सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो वज़ीर आज़म ने कल रिलीफ का ऐलान किया है, ये आम अल्फाज में लोगों के समझने के लिए बताइए कि उन्हें इसके समरात कब मिलेंगे और यह हकीकतन ये रिलीफ है जो कि लोगों को मिलने जा रहा है। देखिए, हुआ इस तरह से है कि जब इंटरनेशनल कीमत तेल की कम हुई और रुपया स्टेबल रहा तो पाकिस्तान को 2 रुपये तकरीबन एक एडवांटेज मिला जो फ्यूल प्राइस का था। इसी तरह जब IPPs के साथ एक निगोशिएशन अथॉरिटीज़ ने की तो वहाँ पे आपको कुछ रुपए कम होने का एक एडवांटेज मिला। इसी तरह आपने 10 रुपए जो पेट्रोल की कीमत कम हुई थी उस पर एक टैक्स लगा दिया, कीमत नहीं कम होने दी पाकिस्तान में, उससे आपको सालाना की बुनियाद पर 200 अरब रुपए मिले। इसी तरह आपने ये जो बिजली खुद बनाते थे कारखाने, उन पे एक टैक्स लगाया। सो ये सब कुछ करके रद्दोबदल आपने बिजली के सेक्टर में कुछ फंडिंग जो है वो अरेंज कर ली। इस फंडिंग को इस्तेमाल करते हुए आपने ये देखा कि तकरीबन ऑन द एवरेज जो टैरिफ है उसमें एक 17% डोमेस्टिक के लिए कमी कर दी गई है। इसका इजरा ज़ोहेब जो आपका नेक्स्ट बिल आएगा उसमें हो जाएगा, यानी कि आज से अगर शुरू करें जो भी बिलिंग साइकिल बनेगा उसमें हो जाएगा। पर ये भी याद रखिए कि कई कैटेगरीज तो अभी भी जो 200 तक की कैटेगरीज हैं वो तो थी ही बड़ी सस्ती, तो उस पर तो 7 रुपये नहीं कम होंगे, बिकॉज वो अगर 11 रुपये का एवरेज बिल है तो उसमें तो कमी
आएगी बट कम होगी, तो हर कैटेगरी के लिहाज से। इसी तरह जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है वो B3 इंडस्ट्रियल कैटेगरी का टैरिफ इस्तेमाल करती है मेनली। उसमें उनकी ये ख्वाहिश थी कि ये 9 सेंट का टैरिफ जो है कर दिया जाए। 9 सेंट तो नहीं हुआ पर 12 सेंट के इर्द गिर्द जो है वो टैरिफ हो गया है, तो उसको कंपेटिटिव होने में दुनिया के साथ थोड़ी सी मदद मिल गई है। ये एक ओवरऑल सिनारियो है और मैं बार बार यही कहता हूँ कि IMF की एंगेजमेंट की जो स्टेबिलिटी है उसने आपको ये टाइम, ये स्पेसेस दी हैं, ये फिस्कल यानी कि मालियाती स्पेसेस भी दी हैं कि आप इस तरह के रद्दो बदल कर सकें, बिकॉज यू आर नॉट वरीड अबाउट a default situation, rather you have some kind of stability। जी कम है, बेनिफिट जा रहा है, यानी कि कीमतें जिस तरह से बढ़ रही थी उस तरह से नहीं बढ़ रही हैं, पर इसका कतई तौर पे जो है ये मतलब नहीं है कि जो मुल्क के फंडामेंटल मसाइल हैं वो हल हो गए हैं। सही। खाकान साहब आवाज आ रही है आपको? खाकान साहब से राबता हमारा, जी अब बताइए, फरमाइए, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। एक बार फिर राबता मुनक़ता हुआ है। खाकान नजीब साहब, जी आवाज आ रही है आपको खाकान साहब? नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है उनको। एक बार फिर हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। खाकान नजीब साहब यही कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से जो रिलीफ दिया गया है, तो उन्होंने कहा कि बिजली की कीमतों यानी जो पेट्रोल की प्राइसेस है इंटरनेशनली वो कम हुई थी और उस पर हुकूमत ने एक अरसे तक टैक्स लगाया और उसकी वजह से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, जो पैसे आए, तो उसको इस्तेमाल किया हुकूमत ने। और अब इससे यानी ये सोचा जाए कि मईशत बेहतरी की तरफ तो जा रही है, लेकिन जो बुनियादी मसाइल हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं। सनती सेक्टर को कैसे रिलीफ मिलेगा, प्राइसेस हमारी कैसे कंपैरेटिव होंगी इंटरनेशनल मार्केट में, और वहाँ रिलीफ को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। फिर कमर्शियल सारिफिन की हम बात करते हैं तो उनको किस तरीके से सब्सिडाइज्ड रेट्स मिलेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब आप इकोनॉमी आपकी आप उसकी ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब आगे बढ़ती है तो आप सनती सेक्टर को भी रिलीफ देते हैं और कमर्शियल सारिफिन को भी रिलीफ देते हैं, ताकि वो जो मईशत का पहिया है वो चल सके और इंडस्ट्रियल सेक्टर को मज़ीद रिलीफ मिल सके, ताकि आपकी ग्रोथ रेट बढ़े। क्योंकि खान साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है। आप फरमाइए, आप क्या कह रहे थे, कंटिन्यू कीजिए। जी तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये वक्त और पेस एक मिल गई है IMF के साथ जब आपने इंगेज किया, उससे आप जो बेनिफिट्स हैं, जो समरात हैं एक मैक्रो स्टेबिलिटी के मुल्क के, वो पास थ्रू कर सकते हैं। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि जो बिजली के, गैस के, जो हमारे पानी के, पेट्रोलियम सेक्टर के, यानी कि एनर्जी सेक्टर के ओवरऑल जो मसाइल हैं वो हल हो गए हैं। इसका सिर्फ मतलब ये है कि आपको ये इंटरिम रिलीफ जो है वो देने की पोजीशन में, चूंकि आपके थोड़े से जो स्टेबिलिटी है वो मुल्क में आ गई है, ऑयल प्राइसेस दुनिया में कम हो गई हैं, आपको IPP से निगोशिएट करके स्पेस मिल गई है। अब हमने इस स्पेस को यूज करना है और आई एम श्योर कि अथॉरिटीज को बहुत अदराक है कि जब तक 600 अरब के जो नुकसान आप डिस्कस कर रहे हैं उसको ठीक नहीं करेंगे, जब तक बाकी जो चीजें हैं, मसलन आपने प्राइवेटाइजेशन करनी है डिस्कोस की, आपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं उनमें एक कंपेटिटिव मार्केट बनानी है, जब तक ये सारे काम नहीं करेंगे तब तक आप एनर्जी सेक्टर को सस्टेनेबल नहीं कर पाएंगे। यही एक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को हैंडल कर सकता है पाकिस्तान में। ओवरऑल आई थिंक इट्स गुड फॉर द पीपल कि इनको यहाँ पे भी स्पेस मिल गई तो कीमतें कम हो गई, आपको एक कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई। जैसे आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की, तो हमारा एक ये भी प्रॉब्लम रहा है ना कि हमारी कंपैरेटिवनेस नहीं है जब हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। तो आप यहाँ तो थोड़ा सा रिलीफ मिला, ये सनती सार्फिन के लिए यानी इतना रिलीफ होगा कि उनकी प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाए। और फिर दूसरी तरफ वो ट्रंप ने जो टैरिफ लगा दिया, इसको अगर इस बात से लिंक करें तो इस पर क्या आपका तज्जिया है?
देखिए, एक तो ये बात है कि सिर्फ हमें यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी की कीमतों में कुछ रिलीफ मिला है। फिर आप ये देखिए कि दूसरी कॉस्ट है कि आप 1 करोड़ रुपया बोरो करते थे तो आप 22 लाख रुपए के करीब दे रहे होते थे मार्कअप में सालाना की बुनियाद पर। अब आप 11-12 लाख रुपए दे रहे हैं, तो आपको वहां पे भी 10% का एक रिलीफ मिला है। इन द सेंस इसको आप कहें कि मैक्रो स्टेबिलिटी जब भी आती है और साथ कम होती है तो आपको पॉलिसी रेट एक नीचे आ गया है। अब आप जो इस वक्त अमेरिका का जो टैरिफ लगा है उसको इस नजरिए से देखिए कि ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो ना सिर्फ अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक करे, फर्म्स अपनी कंपेटिटिवनेस जैसे हमने गुफ्तगू की, चाहे वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हो, चाहे वो एफिशिएंसी बढ़ाने में हो, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में हो। आपका टैरिफ 29% है, चाइना का टैरिफ 54% है, जो बांग्लादेश आपका कंपेटिटर है अपैरल्स में जो गुड्स आप बेचते हैं, हमारी जो एक्सपोर्ट वो 37% है। सो यू आर एट एन एडवांटेज देयर। आप अमेरिका को $5 अरब की आपने लास्ट ईयर मेनली क्या टेक्सटाइल और लेदर भेजे थे, कुछ सर्जिकल आइटम्स थे। अब आपके पास मौका क्या आया है? मौका ये आया है कि आप निगोशिएट करें अमेरिका के साथ कि वो क्या कह रहे हैं कि आपका जो टैरिफ है आपने लगाया हुआ उनकी इंपोर्ट्स पे, और आप क्या इंपोर्ट करते हैं? आप कॉटन इंपोर्ट करते हैं सबसे बढ़ के उनपे, कुछ केमिकल्स इंपोर्ट करते होंगे। सो क्या उसको आप रीथिंक कर सकते हैं? दिस इज द टाइम फॉर पाकिस्तान अथॉरिटीज टू एंगेज विद द यूएस कॉमर्स एंड आस्क देम कि हम क्या कर सकते हैं। ये एक निगोशिएशन स्ट्रैटेजी मांगता है, अथॉरिटीज को फौरन एंगेज करना चाहिए। आई एम श्योर कि अथॉरिटीज यही सोच रही होंगी रेसिप्रोकल टैरिफ कुछ मुल्क लगाएंगे, पर दैट इज नॉट द वे टू गो। रिटेलिएटरी टैरिफ से बात नहीं बनेगी, ये निगोशिएट करें, और हो सकता है कि ये जो 29% का टैरिफ है ये ड्रॉप कर जाए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कैटेगरी वाइज टेक्सटाइल में क्या टैरिफ लगाए, और ये चीज इस वक्त स्ट्रेटेजिकली जब निगोशिएट करेंगे तो देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू मूव फॉरवर्ड। यानी अपॉर्चुनिटी है निगोशिएट करके, अगर टैरिफ मजीद कम हो जाता है तो दूसरे मुल्कों पर तो बहुत ज़्यादा है हमसे वैसे। अच्छा, ये पूरी दुनिया में इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है, और IMF की सरबराह तक ये कह रही है कि इस वक्त जबकि ग्रोथ रेट ओवरऑल दुनिया का बहुत कम है, सुस्त है, ऐसी सिचुएशन में अमेरिका का ये टैरिफ लगा देना ये पूरी दुनिया के लिए बेहतर नहीं होगा। अमेरिका की अपनी स्टॉक मार्केट गिर गई है, इस पर थोड़ी सी बात कीजिए। तो एक तो हमें ये समझना है कि जिस तरह की अनसर्टेनिटी पैदा हुई और मार्केट्स को जोड़ कर दिया है इस टैरिफ ने, जो एजेंडा था जो पिछले 30-40 साल से हम देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का और लिबरलाइजेशन का, यानी कि ग्लोबल वैल्यू चेन से चीज खरीदेंगे, दुनिया से चीजें बनेंगी और लिबरलाइज्ड ट्रेड होगा, उसको एक जोश मिला है। पर आई थिंक इसको सोचना इस तरह चाहिए कि इन दी एंड सब ममालिक जो हैं वो आपस में WTO के तहत आगे बढ़ें और जो ट्रेड है उसको फर्दर लिबरलाइज करने की तरफ, यानी कि टैरिफ को दुनिया में कम करने की तरफ आगे बढ़ सकें। अब क्या ये एजेंडा कैसे वर्कआउट करेगा? आई थिंक इन द डेज एंड मंथ्स टू कम व्हाट यू कैन सी और व्हाट यू विल सी इज के निगोशिएटेड टैरिफ जो हैं वो बहुत से ममालिक करेंगे। मतलब आई थिंक यूके सबसे पहला मुल्क होगा वो इस पे सिर्फ 10% टैरिफ आयद हुआ है कि वो निगोशिएट आउट कर लेंगे कि ये चीजें जो हैं बेहतरी की तरफ जाएं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ यूएस की अपनी है वो 1 से 1.5%, और कंपनीज की जो अर्निंग्स हैं वो बहुत अफेक्ट होंगी, क्योंकि अगर जो दुनिया के फोन अमेरिका में बनेंगे तो वो बहुत महंगे बनेंगे, कंज्यूमर हर्ट होगा, डिमांड हर्ट होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये सारी चीजें जो हैं नेगेटिव हैं वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी के लिए, और ये रैटल करती हैं दुनिया की मार्केट। जैसे आपने सही कहा कि कल भी आज भी जो मार्केट खुली है ऑस्ट्रेलिया से लेके, ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले खुलता है जापान और ऑस्ट्रेलिया, आपने देखा कि 2 से 5% तक क्रॉस वर्ल्ड मार्केट जो है वो रैटल हुई। मैं हमेशा कहता हूँ कि अनसर्टेनिटी इज अनसर्टेन, और आप ही बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजा फरमा रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए तो निगोशिएट करने का मौका है, लेकिन दीगर ममालिक भी इस मामले पर दोबारा से देखेंगे और टैरिफ को रिविजिट करने की बात होगी। तो ओवरऑल इकोनॉमिक सूरत हाल पर आपने अपना तज्जिया दिया। खान अली साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। राइजन एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। नादिया खान से भी मुलाकात आपकी करानी है और बहुत से अहम मामला भी हमारे साथ हम आपसे शेयर करेंगे एक बेटे तक।
राइज एंड शाइन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तो हम हमेशा अपने शो पर बात करते हैं और उनकी पार्टिसिपेशन होती है। मुख्तलिफ मुल्कों से अपने ख़यालात का, तासुरात का वो इजहार करते हैं, अपनी जॉब से मुताल्लिक़ बताते हैं। तो आज एक ऐसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसलिए हम कहेंगे, मेरी को होस्ट भी और राइज एंड शाइन पर आप उनको देखेंगे भी। रमज़ान ट्रांसमिशन में आपने देखा और बड़ा सराहा भी, पसंद भी किया। मॉर्निंग शो जब से शुरुआत हुई है उनकी पायनियर्स में से नादिया खान, तो हमने सोचा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के सेगमेंट में आज नादिया खान से हम बात करते हैं, क्योंकि वो भी ओवरसीज़ ही हैं फ़िलहाल, वक्ती तौर पे पाकिस्तान से वो बाहर ही हैं। नादिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और ये बताएं कि आपकी ईद कतर में कैसी गुजरी है? वालेकुम अस्सलाम ज़ुहैब, कैसे हैं आप? मैं नादिया खान यहाँ कतर दोहा की आसमानों से छूती हुई बिल्डिंग्स के दरमियान आपसे मुखातिब हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ईद मुबारक। मेरी ईद बहुत अच्छी गुजरी। रमज़ान में बहुत काम किया था, बहुत सब थक गए थे, इसलिए मैं, बच्चे, फैसल हम यहाँ आ गए। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत मजे की। बिल्कुल ऐसे ही है। रमज़ान में तो बहुत काम किया था हम, और आप साथ ही थे। एक भी छुट्टी हमें नहीं मिली, तो आपने सोचा कि चले अब कतर जाते हैं, ज़रा एंजॉय करते हैं। तो मुझे बताएं ईद वहाँ कैसी मनाई गई? क्योंकि देखें ना, वो कल्चरल भी थोड़ा सा उसमें एक होता है। पाकिस्तान में ईद मुख्तलिफ तरीके से मनाई जाती है, इंडिया में अलग तरीके से होती है, फिर सऊदी अरब में अलग। तो कतर में कैसे मनाई गई है ईद? दोहा में पाकिस्तानी हैं, दुबई से कम है, लेकिन हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ इतने सारे इवेंट्स हो रहे थे ईद के दौरान मॉल्स में, एंड अदरवाइज ऑल्सो एक एयर शो हुआ, बहुत ही खूबसूरत, और उसमें एयर एरोबेटिक्स थे, बड़े खूबसूरत वो हुए हैं। डिज्नी का शो चल रहा है, हर जगह डिस्काउंट सेल्स हैं, फायरवर्क्स और बहुत कुछ। तो बड़ी रौनक है यहाँ। ईद लग रहा है कि ईद मना रहे हैं ज़ोर शोर से सब लोग यहाँ। एवरीबडी सीम्स वेरी हैप्पी। ईदियाँ किसने कितनी एक दूसरे को दी हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वैसे यहाँ बहुत बहुत रौनक है। अच्छा, वैसे आपने याद है ना कि मंडे से आपको आना है राइज एंड शाइन पे, लोग मिस कर रहे हैं आपको। मुझे एक और चीज़ बताइए, दुबई जाते रहते हैं लोग अक्सर, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानीज़ वैसे भी वहाँ रहते भी हैं और घूमने फिरने भी दुबई जाते हैं, लेकिन अब ज़रा कुछ कम हो गया क्योंकि वीज़े वगैरह नहीं मिल रहे हैं। तो दुबई के मुकाबले में कतर में कितना रश आपने इस बार देखा है? और वीज़ा से मुताल्लिक भी बताइए, आसान है? महंगाई वहाँ पर कैसी है, उसका अहवाल भी ज़रा दीजिए। अच्छा, रश के हवाले से बात करें तो दुबई में ईद पे, न्यू ईयर्स पे बहुत ज़्यादा रश होता है। कतर इज़ कंपैरेटिवली वेरी काम। यहाँ रश कम है और लोग ज़्यादा दूसरी तरफ जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो इतना मुझे रश ना रोड्स पे नज़र आया कि जी ट्रैफिक जैम्स हैं, घंटों लग रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी कतर में कि वीज़ा प्रोसेस बहुत इजी है, वीज़ा सस्ता भी है। हमारे साथ जो फ्रेंड्स आए थे उनसे तो वीज़ा एयरपोर्ट पे लिया भी नहीं। पाकिस्तानी के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, कुछ उसमें बस उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, वो अगर पूरी हों तो वीज़ा बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा वीज़ा फ़ी मुझे बहुत कम लगी। मुझे यहाँ वैसे जनरली ज़रा महंगाई कम लगी क्योंकि यहाँ का जो फ्यूल है, तेल है, वो सस्ता है, तो उसकी वजह से हर चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। मुझे शॉपिंग सस्ती पड़ी, फ़र्क है दुबई से प्राइसेस में अगर देखा जाए। इसके अलावा ऊबर बहुत सस्ती है, तो कम्यूट करने में आप हैरान हो जाते हैं कि आप इतने कम पैसों में 20-40 अगर दिरहम की बात की जाए उसमें ऑलमोस्ट आप कहीं भी पहुंच जाते हैं बहुत कम टाइम पे क्योंकि रश भी नहीं होता और सस्ता है यहाँ तेल, तो फ्यूल जो है सस्ता है, तो ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे याद है जब रमज़ान ट्रांसमिशन हो रही थी तो आप प्लान कर रही थी कि अब मैं कतर जाऊंगी, मैंने दुबई नहीं जाना है और कतर देखना है, बड़ा ज़बरदस्त है। टूरिज़्म से मुताल्लिक़ अगर हम बात करें, कतर दोहा कैसा है? इंटरेस्टिंग जगह है वहाँ पर, और लोगों को भी आप ये कहेंगी कि ज़रा उसको भी एक्सप्लोर करें? दुबई तो बहुत हो गया। लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तानीज़ को पसंद करते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि कोई अगर कतर या कहीं भी जाए किसी मुल्क में भी एज अ पाकिस्तानी, तो कोई गलत काम में ना पड़े, क्योंकि फिर सब पे फ़र्क पड़ता है, बदनामी होती है और लोग इम्प्रेशन ख़राब होता है। तो अभी तक जो मैंने देखा उसमें तो बहुत खुश हो रहे थे कि भी मैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, सब ने बड़ा ख्याल किया। अच्छा, यहाँ ज़ुहैब होटलिंग भी सस्ती है, मुझे खाना भी कंपैरेटिवली अच्छा रीज़नेबल लगा हर लिहाज से। मौसम वैसे ही दुबई, शारजाह, सऊदीया की तरह तकरीबन मौसम है। 2 घंटे का फ़र्क है टाइम में, पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है।
और बिल्डिंग्स यहाँ इतनी खूबसूरत हैं कि मैं क्या बताऊँ, इतनी हसीन कि बस दिल करता है कि आप इनकी बिल्डिंग्स को ही देखते रहें। और कॉर्निश पे जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ, सामने समुंदर, चारों तरफ मेरे इतनी खूबसूरत इमारतें हैं, इतने प्यारे होटल्स हैं कि बस क्या बताऊँ। अच्छा, एक और बात भी थी, जनरली यहाँ मैंने देखा है कि रिलैक्स एटीट्यूड है, एक खौफ और एक डर नहीं होता कि आय हाय अभी शुरते ने पकड़ लेना है, कोई फाइन हो जाना है, कुछ ऐसा नहीं है। एक बड़ा रिलैक्स माहौल है। आप कहीं भी जाते हैं तो आपको आउट ऑफ द वे अकोमोडेट करते हैं लोग, इतने स्वीट हैं, टूरिस्ट को पसंद करते हैं। जनरली मैं बताऊँ यहाँ का बड़ा रिलैक्स्ड माहौल है। मुझे लगता है कि हमें अगर हॉलीडे के लिए आना चाहें, अगर आप मिडिल ईस्ट, तो कतर दोहा इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। आपको इतने प्यारे होटल्स बड़े रीज़नेबल पड़ेंगे। अभी तो मैं सीज़न में आई थी तो मुझे इतना महंगा नहीं पड़ा। अगर सीज़न के बगैर आए तो मेरा ख्याल और सस्ता पड़ेगा। और सारे ब्रांड्स हैं, आउटलेट्स हैं, हर तरह की शॉपिंग है यहाँ। और मैं बाकी डिटेल आके तुम्हें ज़रूर बताऊंगी शो पे। ये ना हो कि मैं इतनी तारीफ़ें करूँ और तुम भी छुट्टी लेके जल्दी से यहाँ आ जाओ तो शो कौन करेगा फिर। बट ये कि आई एम मिसिंग यू ऑल। या कहीं भी चले जाएं, कहीं भी छुट्टियाँ मनाएं, कुछ भी पाकिस्तान की याद आती है। और कराची तो इज़ होम। तो मैं बड़ा मिस कर रही हूँ अपनी फ्रेंड्स को, जो सब पार्टीज़ कर रही होंगी ईद की दावतें मेरे बगैर। तो आई एम स्टिल मिसिंग कराची अ लॉट, एंड आई एम मिसिंग द चैनल, एंड आई एम मिसिंग यू ऑल। और हमारे व्यूअर्स को मैं बहुत मिस कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे मंडे से, इंशाल्लाह 7 से लाइव 365 पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और हम भी आपको मिस कर रहे हैं, मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ। और जो लोग देखते हैं राइज एंड शाइन, वो भी पूछ रहे थे बहुत ज़्यादा कि भाई नादिया कहाँ गई। मैंने उनको बताया, ज़रा इत्मीनान दिया कि नादिया इधर ही हैं और कभी भी एक सरप्राइज़ हम आपको देंगे। तो आज वो हमने सरप्राइज़ दे दिया कि आप ईद की छुट्टियों पर हैं। अच्छा, मुझे नादिया ये भी बताएं कि वहाँ शॉपिंग कैसी रही, क्या शॉपिंग ट्रेंड्स थे, या फिर लोगों के बारे में बताएं, लोग कैसे हैं। और वो जो हमने पूरे रमज़ान बात होती रही ना फर्शी शलवार से मुतालिक, और आप भी सवालात करते रहे और आपने तो कह दिया कि आपने ये ट्रेंड आपका है, आपने मुतारिफ करा। तो क्या वहाँ भी फर्शी शलवार लोग खरीद रहे हैं, ये ट्रेंड था? और मेहंदी वगैरह लगवाई ख़वातीन ने, इससे मुतालिक भी बताइए ज़रा। अच्छा, ईद पे कुछ फैसल के फ्रेंड्स से मिले जो यहाँ कतर एयरलाइन में पायलट्स हैं। पायलट्स के दोस्त तो पायलट्स ही होंगे। तो वो उनसे मैं उनकी वाइफ से मिली तो बिल्कुल मेहंदियाँ, सारी डेकोरेशन, तैयारियाँ थी। फर्शी शलवार मुझे नज़र नहीं आई, लेकिन ये कि सब ने बहुत अच्छी तरह सब तैयार हुए हुए थे। और खाने पीने में यहाँ बस वैसा ही है, मिठाइयाँ भी हैं, मीठे हैं, पाकिस्तानी खाने ज़्यादा बनाते हैं ईद पे। और सब बाहर निकले हुए थे, घूम फिर रहे थे। और दावतें थी, सारी वंडिश लोगों ने की हुई थी, फैमिलीज़ ने। तो मैं जिनसे भी मिली यहाँ, जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ हैं कम हैं, बट बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छी फैमिलीज़ है। जो कोई यहाँ जो कतर एयरलाइन के पायलट्स हैं, 12-12 साल से रह रहे हैं, उससे भी ज़्यादा, कोई 3-4 साल हुए हैं जिनको एयरलाइन ज्वाइन किए हुए, बट बहुत उनकी अच्छी लाइफ है। एंड जनरली यहाँ जो लोग रहते हैं बहुत खुश रहते हैं। ये जो हैप्पीनेस लेवल है दोहा का इज़ अमेजिंग। छोटी सी जगह है और आप मतलब 20-25 मिनट में कहीं भी पहुंच जाते हैं बहुत आसानी से। रोड्स पे रश नहीं है, खप नहीं है, और बहुत रिलैक्स प्यारा माहौल है। चलिए जी नादिया, आप भी खुश रहें, एंजॉय करती रहें हॉलीडेज अपने, और बस फिर आइए और ज़रा तैयारी पकड़े, क्योंकि मुझे भी फिर जाना होगा। तो आपको राइज एंड शाइन संभालना होगा, सोलो एक करना होगा शो। तो खैर, दोबारा नादिया खान जब आएंगी मंडे से तो फिर मज़े मज़े की बातें तो होंगी। अब हम कुछ बात करते हैं, कुरंगी क्रीक का इलाका है जहाँ पर तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं और एक मकाम पर आग लगी है। उससे मुतालिक बड़ी बातें हो रही हैं, और ये ज़ेर ज़मीन गैस के बड़े ज़खायर की मौजूदगी का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि भाई 5 रोज़ से जो आग लगी हुई है, ये आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इस मकाम पर आग बुझा के गैस की तलाश की सरगर्मियों का आगाज़ किया जाए। गैस के मुमकिन तौर पर ज़खायर ये हो सकते हैं। जामिया कराची के शुबा अर्जियात के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अदनान खान ये कहते हैं कि इंडस डेल्टा के आसपास ज़मीन और समंदर में गैस और तेल की तलाश के लिए खोदे गए कुओं के 56 साल के डेटा के खुलासे से इस बात के साइंसी इशारे मिलते हैं कि कुरंगी क्रीक के जिस मकाम पर पानी की बोरिंग के दौरान गैस खारिज हुई है वो मीथेन गैस है, और इस मकाम पर गैस का बड़ा ज़ख़ीरा पोशीदा होने के कवी इम्कानात मौजूद हैं।
तो ये तो एक खुशी की खबर हो सकती है, क्योंकि गैस आ नहीं रही है कराची के इलाकों में, और ये कहा जा रहा है कि गैस के ज़खायर तो हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पर ये खबर आना, इस पर हम बात करेंगे, और क्या इसके इम्कानात वाकई रोशन है कि गैस के ज़खायर हो सकते हैं या नहीं। प्रोफेसर सुहेल अंजुम चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, माहिर अर्जियात हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये जो आग जो लगी है कुरंगी के इलाके में, आप क्या कहते हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है कि आप वहाँ आपने विजिट किया, या फिर ये मनाजिर देखकर ही आपको क्या लगता है, आपकी स्टडी क्या बताती है? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि ये जो हमारे 700 किलोमीटर की बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट कहलाती है, और समंदर के हिस्सा लेने के बाद इसको हम ऑफशोर इंडस कहते हैं। और ऑफशोर इंडस के अंदर पिछले 1959 से काम हो रहा है, और तेल और गैस की तलाश उसमें जारी है। और ये जो कुरंगी क्रीक जिसका जहाँ पर हुआ है, एग्जैक्ट यहाँ तो नहीं, इससे थोड़ा सा फासले पर 1964 में एक वेल खोदा गया था, और वो उसको खोदने वाली कंपनी जो थी, उसका नाम, कंपनी का नाम था सन। और सन की मालूमात के मुताबिक 1964 में उन्होंने 4140 मीटर डेप्थ में, और पॉसिबल सील फेलियर का लिखा हुआ है। मकसद ये है कि एक कैप रॉक होती है ऊपर जो उसको रोकती है, तो उन्होंने अपनी तरफ से राय का इजहार किया कि शायद कैप रॉक इस पर मौजूद नहीं है और फेलियर है। दूसरा ये है कि पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, इसकी थोड़ी वजाहत करें, जो सन कंपनी ने किया। नहीं, पहली बात की थोड़ी वजाहत, क्योंकि हम तो इस बारे में ज़ाहिर है हमें इंफॉर्मेशन इतनी नहीं है, यानी क्या उससे क्या साबित हुआ जो सन कंपनी ने किया था? देखिए, ये जो वेल्स खोदे गए थे इस इलाके के अंदर, वो तकरीबन 18 वेल अभी तक खोदे जा चुके हैं। ठीक है। डब्बू क्रीक में एक वेल खोदा, पटानी क्रीक में एक वेल खोदा, कुरंगी क्रीक में एक वेल था। अच्छा, इंडस मैरीन A1 जो है वो समंदर में है, इंडस मैरीन B1 वो भी समंदर में है, इंडस मैरीन C1 ये भी समंदर में है। जतपरी A जो है वो आगे जाकर जो है, कुल 18 वेल केकड़ा वन भी खोदा गया 2019 में, और ENI ने जो है शार्क वन खोदा था 2010 में, और लैक ऑफ चार्ज की वजह से उन्होंने कहा कि ये नहीं है। तो काम तो यहाँ जारी रहा है, और ये इलाका एक पोटेंशियल रिसोर्स है, यहाँ रिजर्वायर हैं, मौजूद हैं, लेकिन अभी तक अभी तक कंक्रीट कुछ नजर, यानी अभी तक कंक्रीट कोई बात सामने नहीं आई कि गैस हो सकती है, यानी ये अभी तक कोई बात सामने नहीं। रिसर्च तो हो रही है, लेकिन ये नहीं अभी तक वाज़ेह तौर पर कहा जा सकता कि ये गैस। हाँ, मैं इससे हटकर आपको बात ये समझाना चाह रहा था कि बदीन के अंदर जो है, आज से 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यूनियन टेक्सास कंपनी थी, और वो मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलियम की तलाश में कुएं खोद रही थी, और वहां पर उनको नाकामी हुई, और उन्होंने अपने स्टाफ को ये कह दिया कि बस अब नेक्स्ट मंथ से आप जो है अपना हिसाब किताब कर लें। और आखिरी वेल खोदने पर जब आए तो इत्तफाकन वो जो है सही निकला, और उसमें से ऑयल एंड गैस बरामद हुई। और वो देख लीजिए, उस वक्त से लेके 40 साल से आप तकरीबन मुख्तलिफ कंपनीज, यूनियन टेक्सास के बाद फिर और नाम आया, फिर किसी और ने खरीद लिया, वहाँ कोई 40-50 वेल खोदे जा चुके हैं उस बदीन के इलाके में, और जो है गैस और तेल दोनों निकल रहा है। तो इसी तरह जो ऑयल एंड गैस वाले होते हैं, ये जो क्योंकि काफ़ी कॉस्ट आती है, तो बाकायदा कैलकुलेट करने के बाद उस इलाके के अंदर बोर करते हैं। सही है। तो अक्सर नाकामी भी हो जाती है। अच्छा, इसकी मुमकिन वजह क्या हो सकती है? तो पोटेंशियल है। अब आ जाता है, हाँ, इसकी बात करते हैं। हाँ, अब आ जाता है इस खुसूसी बात की, ये कोई जो पॉकेट है, शैल के अंदर कोई पॉकेट है, गैस का कोई पॉकेट है, जो जाहिर है जो आग जो है 6 दिन से 7 दिन से अपना प्रेशर डाउन नहीं कर रही, तो इससे ये पता चलता है किसी पॉकेट के अंदर हिट किया गया है। क्योंकि इतना शैलो में ना 1200 फीट के अंदर या 1200 मीटर के अंदर जो है अमूमन ऑयल वगैरह या गैस वाले हिट नहीं करते, वो तो 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चलते चले जाते हैं। तो और अच्छा, यहाँ पर जो एक वेल था उसके अंदर
एओसिन था, उसमें 7000 PSI 2800 मीटर पर 7000 PSI का प्रेशर था पर स्क्वायर इंच। तो जाहिर है कि ये शैलो में है, इसका भी प्रेशर है, तो ये कुछ अरसे के बाद या तो ये ब्लोन अप हो जाएगी या इसको ये बुझा दिया जाए। यानी ये पॉकेट, इसको यानी पॉकेट कहा जा सकता है जो है सर्वे। हाँ, लेकिन वो जो हम समझ रहे हैं कि गैस दरिया, यानी ये पॉकेट हो सकता है, छोटा सा जखीरा कहा जा सकता है। ये छोटा सा एक पॉकेट है। जाहिर है कि वहां मुख्तलिफ जगहों पर जो गैस होती है इसीलिए वेल ड्राई लगाए जाते हैं। और छोटे तो पॉकेट का मतलब क्या है? छोटे है। पॉकेट का मतलब क्या है? यानी इससे क्या गैस सप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, टेम्परेरी हो सकती है, या बस ये ऐसे ब्लो? हाँ, देखें बाज दफा ये होता है कि किसी जगह जैसे दुबई वगैरह के अंदर है, वो ऑयल हिट करते हैं, ऑयल के प्राइस कम होते हैं और उसको डेवलप करने के चार्जेस ज्यादा होते हैं, तो उसको बंद कर देते हैं कि जब ऑयल के प्राइस ज्यादा होंगे तो हम इसको भी यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसको हम अगर सपोज 10 रुपए जो है क्यूबिक फीट हम बेच रहे हैं और 20 रुपए क्यूबिक फीट, 12 रुपए क्यूबिक फीट या 10 रुपए क्यूबिक फीट ही उसके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, तो उसको वो बेनिफिशियल नहीं करार देते, कमर्शियल बुनियाद पर उसको इस्तेमाल नहीं करते। तो अब तो ये देखा जाएगा कि इसी इलाके में डीप सर्वे क्योंकि पहले भी हो चुके हैं जी जी जी, और प्रॉपर कंपनी जो है यहाँ पर आए और दोबारा जो है कोशिश करें तो कामयाबी हो सकती है। अच्छा मुझे बताएं कि अभी ये जो अभी तक आग भड़क रही है ना, तो इसको क्या किया जाए? क्योंकि इलाका तो सेफ नहीं है, अगर इसके करीब ही कहीं और खुदाई की जाए या कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहां आग भड़, तो जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इसके बारे में जाहिर है कुछ ना कुछ तो, यानी इसको बुझा के रिसर्च या तो शुरू की जाए या वजूहात जानने की एग्जैक्टली कोशिश की जाए। देखिए वजूहात की बात यह है कि इसको पहले तो बुझाया जाए, लेकिन क्योंकि इस पे कॉस्ट ज्यादा आती है, हमारे मुल्क में तो हमारे बेचारे जो फायर एक्सटिंग्विशर टेंडर वाले जो हैं इनके पास तो लिबास नहीं है। अगर आपको याद हो कि इराक और इसकी जंग हुई थी कुवैत की, तो इराक ने उसके तमाम तकरीबन 650-700 ऑयल वेल थे, उनको आग लग गई थी। अमेरिका ने 1.5 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन डॉलर क्लेम किए थे उनको बुझाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और 90% जो है उसने वहीं का जो बराबर में समंदर के पानी से उसको किया, बाकी को उसको मेहनत करनी पड़ी। तो इस तरह के लिबास मौजूद होते हैं कि जिससे जो है आप आग के पास जा सकते हैं और उसको बुझाना आसान होता है। हमारे पास कम से कम ये होना चाहिए, मैं यहाँ मशवरा दूंगा इस मौके से फायदा उठाता हुआ, कि कराची म्यूनिसिपल कमेटी वालों को अपने फायर टेंडर्स के लिए ज्यादा नहीं तो 5-6 लिबास तो वो मंगाने चाहिए जो फायर से महफूज हों। नहीं तो इसका क्या के बाद फिर सर्वे किया जाए, सब सर्वे किया जाए ताकि पता चले कि नीचे कितने की। वैसे पॉसिबिलिटी है इसकी, आप प्रोफेसर समझते हैं पॉसिबिलिटी है कि सब सरफेस सर्वे कहलाता है, 3D कहलाता है, 2D कहलाता है। नहीं इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, इम्कानात इसके कितने हैं कि बड़ा कोई जखीरा हो सकता है? जितना भी कोस्टल एरिया मड वगैरह जहां पर मौजूद होती है, एंड जिसे कहते हैं, जो हम नॉर्दर्न एरिया में निकाल रहे हैं पाकिस्तान के अपर इंडस बेसन में, या साकरों के पास निकाल रहे हैं, शहदादपुर में निकाल रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों के नाम आप सुनते रहते हैं, वहां पर गैस निकल रही है, कंदकोट में निकल रही है और दूसरी जगह। तो ये वो सारा इलाका समंदर में ढका हुआ था और ये प्रॉपर वही रॉक्स, वही मटेरियल, वही चीजें मौजूद हैं जियोलॉजी के एस्पेक्ट से यहाँ। बिल्कुल, यानी अब इसको देखना होगा पहले आग को बुझा के। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें बड़े इम्कानात हैं इसके, लेकिन ये कि पहले इस आग को बुझाया जाए और फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए और देखा जाए कि वाकई ये गैस के ज़खायर और कितने छोटा पॉकेट हैं या फिर ये बड़े कोई ज़खायर भी हो सकते हैं मुमकिन तौर पर। बहुत शुक्रिया सुहेल अंजुम चौधरी साहब, आपने हमें वक्त दिया। तो जनाब ये है उस आग की कहानी जो अभी तक कुरंगी क्रीक में लगी हुई है। अब ये गैस है, कितना बड़ा ज़ख़ीरा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक हमने लेना है, ब्रेक के बाद राइज एंड शाइन में बहुत सी अभी अहम कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, अहम टॉपिक्स हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए। एक ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं ब्रेक के बाद राइज एंड शाइन में। और ये जो रमज़ान मुबारक में हमने हमेशा मार्केट्स का रुख किया और जानने की कोशिश की कि ख़रीदारी हो रही है। अब हमें तो यही लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी हो रही है, हाँ मार्केट भरी हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों ने शॉपिंग की है ईद पर, लेकिन ताजिरों ने अदम इत्मीनान का इज़हार किया इस पर। और ईद पर कराची में सिर्फ 15 अरब रुपये मालियत का सामान फ़रोख्त हुआ है। ताजिर ये बता रहे हैं, जो कि पिछले सालों के मुकाबले में तेज़ी से गिरावट की निशानदेही करता है। ऑल कराची ट्रेडर्स यूनियन के चेयरमैन अतीक मीर साहब ने
फरोख्त और मुआशी हालात में शदीद मंदी का हवाला देते हुए साल 2025 को बदतरीन करार दिया है। उन्होंने इंकशाफ किया है कि 60 से 70% सामान जो कि ज्यादा मांग के पेश नज़र जखीरा किया गया था गोदामों में पड़ा रह गया है। तो अब अतीक मीर साहब भी हमारे साथ हैं और मजीद इसकी वजाहत करेंगे और बताएंगे कि क्यों खरीदारी कम हुई है, इसकी वजूहात क्या हैं, कितनी पिछले साल के मुकाबले में कम हुई है, ये भी जानेंगे। बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। ये ताजरों को यानी डेटा ज़ाहिर है उनके पास होगा, इसकी वजूहात मुमकिन तौर पर क्या हो सकती हैं और सिग्निफिकेंट ये एक गिरावट है खरीदारी में, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसका सबसे बड़ा सबब हम खुद भी अवाम हैं, हम खुद भी दीगर अशिया यानी कोई एक आइटम अगर मैं बेचता हूँ तो जिंदगी के तमाम तर जो बेसिक नीड्स है वो उसकी मैं खरीदारी भी करता हूँ। तो उस लिहाज से मैंने ये समझा कि जो जिस रमजान मुबारक में अशिया खुर्द नोश की शदीद तर महंगाई थी, उससे कबल लोग जिस महंगाई का शिकार रहे, जिस मंदी का शिकार रहे, जिस बेरोजगारी का उन्हें सामना रहा, तो ईद जो कि एक ऐसा त्यौहार है जिसमें 90% से ज्यादा लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो ईद भरपूर तरीके से मनाएं या अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को, अपने घर की ख्वातीन वो तैयारी करें और फिर रमजान मुबारक के बाद इस मजहबी त्यौहार को जिस जोश के साथ मनाना चाहते। तो इस दफा जो उनकी क़ुव्वत खरीद थी वो इस हद तक गिर चुकी थी कि हमने देखा कि पिछले साल, जिसे हमने पिछले साल भी तशवीश का इजहार किया था और अपने खतरे की घंटी बज गई थी कि ईद एक चूंकि पैरामीटर है लोगों की इस्तात का, लोगों की क़ुव्वत खरीद का, लोगों के माली हालात का, मुल्क की मैशियत का, क्योंकि इस वक्त मार्केटों में जो मंदी पिछले एक साल से चल रही थी, जो इससे कबल महीना का नहीं। अजीज साहब, पिछली ईद का कंपैरिजन जरा बताइए, कितनी खरीदारी हुई थी? अभी तो आप कह रहे हैं 15 अरब रुपए मालियत का सामान फरोख्त हुआ है, पिछली दफा कैसे हुआ था? 25 से 30% गिरावट थी। 25 से 30%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अब बिल्कुल, ये हमने 2015 को मुल्क की तारीख का एक बेहतरीन ईद का सीजन करार दिया था। लोगों ने जिस तरीके से खरीदारी की, लोगों के हालात कदरे बेहतर थे। ये अलग बात है कि महंगाई हर दौर में लोगों ने महंगाई का रोना रोया, लेकिन जो पिछले 2 से 3 साल लोगों को महंगाई फेस करना पड़ी, उसने लोगों की चीखें निकलवा दी। लोग, हकीकत ये है कि अपने किचन के अखराजात तक महदूद रहे। लोगों को जिस तरह की महंगाई का सामना करना पड़ा, मैं देखा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर इलाज मुआवजे की बात हो तो लोग बेबस हैं, बच्चों की तालीम का मामला हो नहीं तो अतीक मीर साहब, हुकूमत तो ये कह रही है कि सिंगल डिजिट में आ गई है महंगाई और अब तो आवाम को रिलीफ भी मिल रहा है, बिजली पर रिलीफ मिल गया है। तो आपके यानी ताजर बरादरी ने भी ज़ाहिर उसके पास डेटा होगा ना कि वाकई महंगाई में कमी आ गई है, क्योंकि ये नंबर्स तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए, हुकूमत की बात छोड़े, हुकूमत से तो एक बंदा कहीं कोने में बिठा रखा है जो ऊँगता रहता है। जब वो होश में आता है तो वो महंगाई के डिजिट मजीद कम कर देता है और फिर सो जाता है। हुकूमत को किसी मामले का इदराक नहीं है। सिर्फ हुकूमत तसल्लियाँ देती है उस माँ की तरह जो भूखे बिलखते बच्चों को तसल्ली दे रही है, एक खाली हांडी में कफगीर चला के कि अभी खाना तैयार हो जाएगा और तुम्हें हम अभी एक लजीज खाना पेश कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हुकूमत आके देखे तो सही कि किस तरह लोग अपने किचन के अखराजात किस तरह पूरे कर रहे हैं, किस तरीके से दुकानदार किराया अदा करते हैं, किस तरीके से लोग बीमारियों का इलाज करवाते हैं, किस तरीके से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन ही ज्यादा है, यानी अपने बुनियादी जरूरियात ही पूरा करेंगे या फिर वो ईद की शॉपिंग करेंगे। मुझे थोड़ा नंबर अगर आपके जहन में है कि पिछली ईद पर, जैसे इस पर तो आपने कहा 15 अरब, पिछली ईद पर क्या इससे कम था या इससे ज्यादा था, या 2-3 साल का कंपैरिजन अगर हम करें रुपीज में तो कितना होगा? पिछले साल जो हमने तकरीबन 17 से 18 अरब था, कोई ये समझे कि यानी 3 अरब 2-2.5 अरब का फर्क आ गया। और उससे पिछले साल यानी उससे पिछले साल तकरीबन 20 अरब
20 अरब था, यानी ये हर साल आप कह रहे हैं कि 2-2, 2.5-2.5, 3-3 अरब का फर्क आ रहा है, कमी होती जा रही है। कोई शक नहीं है। देखिए, मैं जो पैरामीटर बता रहा हूँ आपको, और मेरे साथ कोई बैठे, हुकूमत का कोई बंदा बैठे, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि 2015 जो 70 अरब रुपए की मार्केट थी, और कराची का जो वॉल्यूम 70 अरब कह रहे हैं आप? 70 अरब? जी, 2015 में जब कराची एक बदतरीन सूरत हाल से बाहर निकला और कराची को जब अमन मिला जो 2013 के ऑपरेशन के बाद, तो जिस तरह लोगों ने ईद बनाई, जिस तरह 14 अगस्त पे लोगों ने इखराजात किए, वो मुल्की तारीख में उससे कबल कभी ना हो सके, ना उसके बाद हो सके। उसके बाद तदरीज कमी आती गई, मुल्क की मैशत डूबती गई, महंगाई बढ़ती गई, लोगों के हालात खराब होते गए, और किस तरह सफेद पोश आज मैं देख रहा हूँ कि वो मजबूर नजर आता है। अच्छा, भी देखें, मुझे अतीक साहब एक और चीज, थोड़ी सी इसकी मजीद डिटेल्स दीजिएगा। जैसे आप ये डेटा जैसे कलेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या मतलब शॉपिंग, कपड़ों वगैरह की खरीदारी है, या फिर अशिया खुरोनोश की भी खरीदारी को आप देख रहे हैं? इसको कैसे बाइफिकेट कर रहे हैं आप? नहीं, इसमें सिर्फ ईद के सिलसिले की जो खरीदारी है, जिसमें जूते हैं, कपड़े हैं, ये हौसरी के आइटम्स हैं, बच्चों की बैंगल्स, खिलौने वगैरह, तो ईद से जो ताल्लुक है ये उस खरीदारी की बात हो रही है, वो उस खरीदारी की हो रही है। अच्छा, और प्राइसेस में क्या फर्क आया है? ये भी कोई आपने देखा कि जैसे बच्चों की छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे पर्स होते हैं, चश्मे होते हैं, जूते होते हैं, तो वो रेट्स डबल हो गए, ये भी इसमें एक फैक्टर हो सकता है, या नहीं रेट्स ज्यादा नहीं बढ़े? देखिए, रेट्स 40 से 85% बढ़े, लेकिन चूंकि लोगों ने बहुत ज्यादा सरमायाकारी भी की हुई थी, स्टोर जो सामान स्टोर किया था, जो कि इजाफी तौर पर, वो मेरा तखमीना है तकरीबन 40 अरब रुपए लोगों ने इस ईद पर सरमाया लगाया, इन्वेंट्री रखी थी अपनी। हाँ, ईद ये फरोख्त होगा, लेकिन वो आधे से ज्यादा फरोख्त ना हो। तो फिर और इसका मतलब ये है कि फिर तो ये डिस्काउंट में ही जाएगा, ये जो अब सामान है, ये तो जाहिर है डिस्प्ले पे तो आएगा ना कभी, तो क्या डिस्काउंटेड में ये बेचेंगे, मुनाफा तो नहीं कमा सकते फिर इस पे वो? देखिए, इसको यकीनन ईद से पहले के जो हालात थे, अब ईद के बाद भी वही होते हैं। शादी ब्याह का जो सीजन था, उस पर जैसे हम कुछ आइटम्स हैं, फर्नीचर वगैरह, वो एडवांस बुकिंग होती थी, लेकिन अब उसके लिए भी मैं देखता हूँ कि मार्केट में वीरानी है। रमजान मुबारक में या शाबान के महीने में फर्नीचर की खरीदारी भी बड़ी मायूस कुन रही। देखिए, रमजान के बाद वैसे तो कहते हैं रिस्क रोजगार का अल्लाह पाक अदा फरमाता है, लेकिन फिर भी जो मैं देखता हूँ कि लोग अपनी जो जिंदगी की एक मयार है उससे नीचे गिर चुके हैं। बहुत जो मिडिल क्लास है आज, यकीन जानिए, मैं एक फाउंडेशन भी रन करता हूँ, अतीक मीर फाउंडेशन के नाम से, तो मेरे पास दूसरा पैरामीटर ये है, मैंने पिछले 2 से 3 सालों में सफेद पोशों की इतनी बड़ी तादाद, जिन्होंने जो राशन मांगते हो, जो ईद के कपड़े जिन्होंने मांगे, जिन्होंने घर का मेडिसिन मांगते हो, ऐसे लोग मैंने इतनी बड़ी तादाद में नहीं देखे। और क्योंकि बहुत से लोगों को मैं उनके घरों से जानता हूँ, के कारोबार से, यानी खते गुर्बत से नीचे आ गए लोग, तो ये इसका मतलब है कि आपके स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 2025 बदतरीन रहा है शॉपिंग के हवाले से साल। मैंने इससे बुरा साल नहीं देखा। देखिए, चांद रात में तो लोग जिस तरह रौनकें मार्केटों में होती हैं, इस वक्त अगर कोई निकला तो गल्फ के इलाके में, गल्फ शॉपिंग मॉल में सिर्फ औरतों बच्चियों का रश था जो मेहंदी लगवा रहे थे। जी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ऑल कराची ट्रेडर्स यूनियन अतीक मीर साहब हमारे साथ है, और वो ईद स्पेसिफिकली ईद की शॉपिंग की जो बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत एक सिग्निफिकेंट एक चेंज है, बहुत कम लोगों ने शॉपिंग की है, 15 अरब रुपए मालियत की शॉपिंग, और वो ये बता रहे थे कि 2015 में 70 अरब रुपए तक ये पहुंच गया था, तो बहुत ही तेज़ी के साथ ये मामलात ख़राब हुए हैं। एक ब्रेक लेनी हमने राइज एंड शाइन में, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ज़रा टूरिज़म की बात करेंगे। ईद के दौरान लोग सैर व तफरी के लिए तफरी मकामात का रुख भी करते हैं, तो वो माहौल कैसा रहा, एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे।
वेलकम बैक राइजन शायद में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद के दौरान सयाहती मकामात का लोगों ने रुख किया है और उसमें कैसा रिस्पॉन्स रहा, क्या इंतजामात वहाँ पर थे और कौन कौन से ऐसे सयाहती मकामात हैं जिनके बारे में तैयारी भी की थी वहाँ की हुकूमत ने। ईद उल फितर की छुट्टियों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात पर मकामी सयाहों का रश देखने में आया। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से भी सयाह वहाँ पर पहुँचे और अथॉरिटी के मुताबिक 42,111 सयाह नारान जबकि 28,000 गलियात आए। इसके अलावा स्वात और दीगर इलाकों में तकरीबन 25,000 सयाह पहुंचे और कुदरती नज़ारों से लुत्फानंदोज हुए। इसी पर हम बात करेंगे जाहिद चंद ज़ेब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए सयाहत व सकाफत है। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आपने हमें वक्त दिया। क्या नंबर्स बता रहे हैं कितने लोगों ने रुख किया और क्या पिछले साल की निस्बत ये ज़्यादा था? क्या इंतजामात आपने किए थे इस सिलसिले में? कैसी रही ईद की छुट्टियां? बहुत शुक्रिया जी जोहेब साहब। देखें, जहाँ तक इंतजामात का तल्लुक है, आपने देखा माशाल्लाह ईद के 3 दिन बड़े अच्छे गुजरे। कहीं से आपको भी हमने भी देखा कहीं कोई कंप्लेन नहीं आई। यहाँ पे हमने हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी टूरिस्ट को। इस टाइम पे जो टूरिस्ट आए हैं तकरीबन 24 से 25,000 के करीब गाड़ियाँ यहाँ पे इंटरव्यू और तकरीबन 1 लाख के करीब 3 दिनों के अंदर टूरिस्ट यहाँ पे हमारे नादरन एरिया में आए। और ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो उनसे है वो आपको पता है गलियात है, नारान है, चोगरान है, कागान है, मानसर है, मारम जब्बा है और चित्राल में गर्म चश्मा है और दीगर जो छोटे छोटे मकामात हैं वहाँ पर आए। हमारे जो इंतज़ामात थे आपके सामने हैं कि क्योंकि ये सीज़न था और मौसम भी आपको पता है सर्द था, तो स्नो का जो मसला था वहाँ पे हमने क्लियरेंस की है। हर जगह पे रोड्स को क्लियर किया, पार्किंग के इश्यूज थे उसको हमने क्लियर किया। फिर आपको पता है स्याह आते हैं, सफाई का मसला होता है, उसके लिए हमने काफ़ी अपनी जितनी भी अथॉरिटीज़ थी इन तमाम अथॉरिटीज़ को हमने इनको एक्टिव किया हुआ था और इनकी जितने भी आगे जो लेबर्स थी इनको इनकी छुट्टियां मनसूख की हुई थी हमने। फिर हमारे जो वाशरूम का सिलसिला था उसको हमने बेहतर से बेहतर किया इस सीज़न में, क्योंकि पिछले सीज़न में भी जो सयाह आए थे वो भी एक रिकॉर्ड था, तकरीबन 2 करोड़ के करीब सयाह आए थे। तो इस दफा हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इससे डबल से भी इंशाल्लाह ज़्यादा आएंगे। नहीं तो कम आने की वजह आपने, क्योंकि आप कह रहे हैं 2 करोड़, तो इस साल तो तकरीबन 95 लाख आप 95,000 आप कह रहे हैं ना? 95,000 कह रहे हैं। ये तो 3 दिन का है, वो तो सीजन की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, सीजन की बात कर रहे हैं आप। ये अभी तो सीजन स्टार्ट हुआ है। सही। तो आप इससे अंदाजा करें कि सीजन स्टार्ट होने में ही 3 दिन के अंदर इतने लोग हमारे 1 लाख के करीब सही आ गए। अच्छा, कौन कौन से ऐसे खास कौन से ऐसे मकामात थे जहां आपने इंतजामात ज्यादा किए हुए थे और फोकस सयाहों का रहा वहां? देखें, खास तो ज्यादा जो आपको पता है गलियात का है, नारान है, शोगरान है और कागान है और उस तरफ मालन जब्बा है स्वात वाली साइड पे। तो यही एरिया जो है हमारे यहाँ पे टूरिस्ट की ज़्यादा जो उनसी तादाद आई और हमने बेहतर तरीके से इनको फैसिलिटेट किया, क्योंकि हमारे पास टूरिज्म पुलिस एक मौजूद है जो जिनकी हमने छुट्टियां मनसूख की और उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का वहाँ पे अपना इंतजाम किया। और ये बताएगा कि ये टूरिज्म के लिए कितना फायदेमंद है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है? तो खैर मुल्की सयाह है, गैर मुल्की सयाह भी अगर पहुंचे और ये बड़ा नंबर है, 95,000 लोग अभी 3 दिनों में ही आ गए हैं, तो काफी ज्यादा ये बूस्ट मिला होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट को। देखें, इसमें हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए एक तो ये है कि आपके पास जब टूरिस्ट आता है तो उस इलाके में भी जो है रोजगार मिलता है लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों का, क्योंकि ये नादरन एरिया होते हैं। यहाँ पे आपको पता है कोई इस तरह की हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं लगी हुई, चीज़ें नहीं लगी हुई, तो लोग सारे इन्हीं टूरिस्ट पे ही डिपेंड करते हैं। फिर हमारे जो होटल इंडस्ट्रीज है इनको फ़ायदा मिलता है, जब इनको फ़ायदा मिलता है तो पूरी चेन आपकी चलना शुरू हो जाती है। तो उसी के साथ हमारे क्योंकि टैक्स वगैरह हैं, फिर हमें रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पिछले साल से इस दफा इंशाल्लाह डबल रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा। और ये लॉ इन्फोर्समेंट के जो एहलकार, पुलिस के एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे ईद के दिनों में भी, उससे मुताल्लिक भी बताइए, और क्या उनके लिए कोई बोनस वगैरह का आपने उनको इंतजाम किया है ईदी वगैरह का? बिल्कुल जी, क्योंकि हमने तमाम डीपीओज को तमाम अथॉरिटीज़ के साथ जिन अथॉरिटीज़ के साथ डीपीओज का लिंक था, तो हमने इनको एक मीटिंग कॉल की थी डीसी और डीपीएस की, क्योंकि सीएम साहब की तरफ से डायरेक्शन थी कि इस दफ़ा
जितने भी टूरिस्ट आएंगे आपने किसी किस्म को उनको तंग नहीं करना और कोशिश करनी है जितना फैसिलिटेट आप लोग कर सकें। और रिस्पांस तो टाइम ज़ाहिर क्या है रहा? कोई वाकयात कुछ रिपोर्ट हुए? क्योंकि हो जाते हैं ना वाकई, जब इतनी बड़ी तादाद में सैयाह आते हैं तो मिसमैनेजमेंट कहीं कहीं हो जाती है। तो पुलिस का और दीगर इदारों का रिस्पांस टाइम सही था, बर वक्त कंप्लेन को एड्रेस किया गया? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। यहाँ पे तो आपको पता है वन व्हीलिंग का इशू बना रहता है हमारे पास, तो वो उस पे हमने बिल्कुल जो उनसे बैन लगाया हुआ था, किसी किस्म के उलटबाजी और वन व्हीलिंग पे कोई किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। तमाम डीपीओ अलर्ट थे, तमाम हमारी जो उनसी टूरिज्म पुलिस। अच्छा ये बताइए कि इससे अब मजीद क्या, यानी अभी तो खैर सीजन शुरू हो रहा है, तो कितने ऐसे मकामात हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है और आप उसकी प्रमोशन भी कर रहे हैं कि वहां भी सैयाह पहुंचे? क्योंकि अब कंट्री साइड तो पूरा मतलब स्विट्जरलैंड से बेहतर ही है अगर इसकी प्रमोशन की जाए। तो कौन कौन से ऐसे नए मकामात हैं जिनको इंट्रोड्यूस करा? अभी नए सीजन के साथ ही हम चित्राल में हमारा टर्मीच एक है सिमट करने जा रहे हैं हम। ये एक हिंदू का सिलसिले की बुलंद तरीन चोटी है जिसकी तकरीबन आप ये देख लें कि सतह जमीन से ये 7,708 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब यहाँ पे पहले गैर मुल्की को पैमा यहाँ पे आया करते थे और उनको एक फीस देना पड़ती थी। वो तकरीबन आप समझ लें रियल्टी फीस वो थी, तो वो तकरीबन $5,000 थी। अभी सीएम साहब ने ये किया है कि हमारे सीएम साहब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये फीस उन्होंने रियल्टी जो सी है इसको वेव ऑफ कर दिया है और उसके लिए हम एक बहुत बड़ा भी हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसको हम लोकल भी और इंटरनेशनल तौर पे भी तमाम गैर मुल्की जो पैमा है इनको इनवाइट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। फिर अभी हमारा पोलो फेस्टिवल आ रहा है, फिर चंदूर आ रहा है, फिर और दीगर हमारे जो मेलों का इनकाद है वो अभी शुरू हो रहा है क्योंकि सीजन अभी स्टार्ट हुआ है। जी बहुत बड़ा, बिल्कुल बहुत स्कोप है इसमें। अच्छा इससे पहले अभी हम खरीदारी की कुछ ईद की शॉपिंग की बात कर रहे थे, तो उसमें कराची के मामला तो खैर इतने बेहतर नहीं थे, शॉपिंग कम हुई है। लेकिन इन 3 दिनों में टूरिज्म से कितना, यानी टेंटेटिव अमाउंट अगर हम अंदाजा करें कितना कमा लिया गया होगा, कितने पैसे इसमें? देखिए ये जो आप कमाई की बात करें, ये टूरिज्म का 3 दिनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा काम है नहीं, यानी वैसे अंदाजे के मुताबिक इकोनॉमी को ये तो वहाँ की लोकल जो कम्युनिटी है उन लोगों को फायदा हो रहा है। जैसे होटल इंडस्ट्रीज है, हम तो सालाना टैक्स लेते हैं ना, हम 3 डेज का तो हमारे पास कोई ऐसा वो मैकेनिज्म नहीं है कि मैकेनिज्म नहीं है। हाँ, क्या आप जाने, लेकिन यानी काफी साल का टैक्स लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। टूरिज्म तो एक बेहतरीन जरिया है पूरी दुनिया में, ज़ाहिर है पूरा यूरोप आप देखें कि टूरिज्म के जरिए रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया जाहिद चंद ज़ेब साहब, आपने वक्त दिया। जनाब 3 दिनों के दौरान, ईद उल फितर के जो 3 दिन थे, इस दौरान वो बता रहे थे तकरीबन 95,000 सयाहों ने मुख्तलिफ मकामात का खैबर पख्तूनख्वा में रुख किया है। बड़ी खुशाइंद ये बात है। टूरिज्म के डिपार्टमेंट से मुताबिक अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और प्रमोशन करने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया से सयाह यहाँ पर पाकिस्तान में आ सकते हैं और बड़ा अट्रैक्शन है ये। तो राइज एंड शाइन में वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मंडे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। फीडबैक शो से मुताल्लिक़ ज़रूर दीजिएगा। ज़ुहैब हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।